माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी कल पर में एक मीटिंग था, यानी कि एक ऑनलाइन वेबिनार मीटिंग था। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम था वो। उसमें पूरी हिंदुस्तान में उसको, मतलब गवर्नमेंट तौर पे उसको हाईलाइट किए थे। तकरीबन उसमें शायद 250 के करीब शायद अटेंडेंस थे। कुछ लोग खाली सर्टिफिकेट के मामले, सर्टिफिकेट को सोच के उन लोग ने अटेंड किए थे। तो मैंने सोचा कि हम लोग ने जो ये छुट्टी एक पैमाने से हमने स्टार्ट किया, हम लोग के जो छोटा सा एक ग्रुप है, उसमें माशाल्लाह संडे रहने दो, मंडे रहने दो, कोई भी दिन रहने दो, वो भी सुबह 8:30 बजे संडे के दिन, अबव 150 तक, मतलब 150 तक मैक्सिमम हम अकोमोडेट कर सकते। हमेशा हमारे क्लास में बच्चे भरपूर रहते। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। अभी हम लोग के ग्रुप माशाल्लाह एक कैसा हो, नहीं कि जबरदस्ती ग्रुप नहीं, बहुत सारे ग्रुप है अपने इसमें। इसे कभी भी हम लोग के हेल्थी वे में आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा कोई भी चीज कुछ भी पोस्ट करते टाइप सबको थोड़ा तकलीफ होता है, खासकर से अलाउद्दीन को और सबको जो भी, क्योंकि वो अपने पास ग्रुप तो बहुत सारे अपने को सलाम दुआ के लिए, कब्र के अजाब को दूर करने के लिए, जन्नत के लिए, सब बहुत कुछ ग्रुप बहुत है। वो अपनी जगह पे चलने दो। लेकिन हम जो ये ग्रुप में जो है खालिस यूनानी ग्रुप, अब मैं हम लोग जिस मकसद के लिए इसको लेके जा रहे हैं, ये एक्चुअली माशाल्लाह एक अच्छे मोड़ पे जा रहे हैं। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इधर इधर की बातें थोड़ा सा मतलब चल रहे हैं। अभी मैंने एक काम, मतलब कल जो मीटिंग के वजह से मैंने और एक चीज, अभी तो हम 54-55 का एज हो गया, मैं मेरा उम्र हमेशा 27-28 कहते, लेकिन जो मेरा बायोलॉजिकल उम्र है वो, समझो आज की जो टेक्नोलॉजी, आज की जो आईटी या जो टेक्नोलॉजी हमारे हम जैसे लोग के दिमाग में नहीं घुसते। तुम लोग सब यंग जनरेशन है, न्यू जन है। उसमें से एक चीज मुझे अभी कल वो पढ़ना पड़ा कि हाउ टू प्रेजेंट द स्लाइड्स। अब इंशाल्लाह हम क्या करेंगे फ्यूचर में, मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे स्लाइड्स है। तो तुम लोग को पढ़ने में और तुम लोग को थोड़ा कंसंट्रेशन में और तुमको तुम्हारी ये जो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वो और अच्छा रहेंगे तुम लोग को, क्योंकि वो एक्चुअली उससे तुमको मतलब थोड़ा और प्रोफाइंड हो जाएंगे वो। तो मैं इंशाल्लाह अगले मतलब एक दो लेक्चर के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे प्रेजेंटेशन के तौर पे उसको प्रेजेंट करेंगे ताकि तुम लोग को उसको ये मिले। दूसरी बात क्या है मालूम, अभी ये तो आप लोग भी जानते हैं, सब लोग भी जानते हैं, ये हम लोग सब फैले हुए बिखरे हुए, वो बटोरना है, बटोरने की भी अंदाज अलग अलग है। कहाँ से बटोरूं, बहुत सारे हमको थैली दे दिए, सब इसमें इसमें जमा करो। अभी क्या सब एक थैली में डालूं क्या, प्लास्टिक एक थैली में डालूं क्या, या मट्टी एक थैली में डालो, या वो भी एक तरीका है। अब यूजफुल चीज, खराब चीज, अच्छी चीज में, अच्छी चीज को थैली में डालो। तो मतलब इतनी बिखरे हुए मतलब एक बहर, एक समुंदर है। मैं क्या सोच रहा है कि अभी हम लोग के लेक्चर्स जैसे जैसे नॉर्मल एक एक टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर्स रहे, कभी कभी इधर की बातें कभी उधर की बातें, मैं धीरे धीरे ये करना चाह रहा है कि आप लोग के अंदर भी थोड़ा सा और थोड़ा अवेयरनेस और तकवा आने के, हम लोग क्या करेंगे थोड़ा और डीप लेवल में थोड़ा सा जाएंगे। डीप लेवल इन द सेंस लाइक, अभी हम लोग फ्यूचर में ऐसा रखेंगे कि नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन मुफरत दवा से डॉक्टर साहब को इलाज कराना सिखाओ। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन। अक्सर कहते हैं, अक्सर हम नहीं, पेशेंट भी खुद मांगते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा सा कोई एक जड़ी बूटी टाइप की कुछ भी दो। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा तुम लोग के अंदर एक ये आ जाएंगे, तो हम लोग हर डिजीज के लिए या हर सिस्टम को क्लासिफाई करके हम लोग एक दो नुस्खा या 1 और 2 एडेड नुस्खा, और आप मैं वो प्रैक्टिकली करवाऊंगा, और तुम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में मुझे सब बताना है कि बना के हमने बनाया फलाने फलाने। फिर 1 महीने के बाद में तुम लोग को रिजल्ट मतलब हमारे इस ग्रुप पे शेयर करने का, क्योंकि ये दवा देने के बाद हमको रिजल्ट मिला है। ताकि अगर, हमेशा याद रखो,
आप लोग हम लोग एक प्लेटफॉर्म में जुड़ा हुआ है अभी, हरमस 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 के नाम से इसलिए जुड़ा है कि हमको एक प्लेटफॉर्म हरमस के थ्रू बना है। ये जरूरी नहीं कि तुम हरमस की दवा लिखो, तुम हमदर्द की लिखो, रक्स की लिखो, दिल्ली की, शमा की, कोई भी दवा लिखो। हमारी टारगेट सिस्टम को ग्रोथ करना है। तो वो सिस्टम ग्रोथ के साथ साथ अगर हरमस अच्छा हो रहा है, हमदर्द अच्छा हो रहा है, रक्स, दैट्स आल्सो गुड नो। उसमें ये नहीं कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल तुम हमको, तो मेरा एक मकसद है कि तुम लोग हर आदमी, अगर एक कंपनी भी अगर डिपेंड नहीं हो पा, जैसे मैं एम ए सेल्फ सफिशिएंट एक यूनानी हकीम हूँ, मैं अपने तौर से कहीं भी मुझे जंगल में डाल दो, सहरा में डाल दो, रेगिस्तान में डाल दो, मुझे 5 चीज मेरे हाथ में दे दो डॉक्टर, मैं कोई भी बीमारी की इलाज कर सकता। मेरी एक टारगेट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इस टारगेट को अचीव किया या उस चीज तक मैंने पहुंचा, ये नहीं। मैं ये 10 साल के अंदर मैंने जो भी तजुर्बा, सर का म्यूट हो गया है। हाँ, तो मेरे क्लिनिक के अंदर तकरीबन 100-150 पेशेंट रहते पर डे बरसों से। तो मेरी सैंपल साइज, मेरे पास जो आने वाली पेशेंट और मेरी तजुर्बा कम उम्र में ज्यादा हो गया। जबकि मेरे से ज्यादा उम्र दराज हकीम होंगे, उनके पास भी इल्म होंगे, लेकिन तजुर्बा थोड़ा कम है। अब ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा तजुर्बाकार हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी मुजर्रबुल मुजर्रब जो वाकया हुआ पेश आया, मैं ये चाह रहा है कि तुम लोग मार्केट में उतर के, आजकल क्या जैसे अभी फिजिक्स कहते हैं कि बिग बैंग के बाद में दुनिया फैलते जा रहे, दुनिया एक्सपैंड होते जा रहे, दुनिया के अंदर इंबिजाती कैफियत बढ़ते जा रहे। ये कुदरती है, जब से एक छोटा से नुक्ते से, एक वहदानियत से दूर चले जा रहे, मल्टीप्लिकेशन कसरत के तरफ जा रहे, वैधानियत से कसरत से तरफ, हर चीज कसरत होते जा रही, हर थियरी कसरत होते जा रही, हर थॉट, हर फिरका, हर चीज कसरत में तब्दील हो रहे। जबकि होना चाहिए कसरत में वहदानियत में आना, तभी अल्लाह को या हमको खुद को पाने के लिए हमको वहदानियत के साथ आना जरूरी। लेकिन ये दुनिया एक ऐसी चीज है, वो कसरत के तरफ जा रहा है। तो हमारे अंदर भी, हमारे तिब के अंदर भी इतनी कसरत से इतनी मतलब ये मुतफर्रिश हो गया, मतलब बितर बितर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा बटोरेंगे, उसको कायदे से उसको समाएंगे और उसको हर एक एक चीज को अलग अलग पढ़ेंगे। अभी आज के हमारे जो टॉपिक था, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर को यूनानी से कैसे हम लोग उसको ट्रीट करें। अब बेसिकली मैं कभी कभी पेशेंट से, या कभी कभी पेशेंट की बातें सुन के मैं, ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया के हर आदमी साइकोसोमैटिक केसेस लेके आ रहा है। एक हिसाब से सोचेगा तो सही है। साइकोसोमैटिक बोले तो हम लोग बोलते साइकिक, साइको मीन्स इन माइंड एंड सोमैटिक मीन्स बॉडी। दिमाग से शुरू होके वो बीमारी दिमाग की वजह है, लेकिन उसकी जो इश्यूज बॉडी में खत्म हो रहे। कभी कभी बॉडी से शुरू होके बीमारी साइको में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये बीमारी अच्छा हो गया कि नहीं, कि जैसे कोविड हो गया, कोविड में कुछ नहीं था लेकिन कोविड हो गया फिजिकली पॉजिटिव, सोच के बहुत लोग ने साइकिक हो गया समझो। बहुत सारे अभी तक कोविड हुआ नहीं, कोविड होने के बाद में मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, या दुनिया का क्या होगा सोच के बहुत सारे लोग क्या हो गया, सोमैटिकली इन्वॉल्व हो गया। तो ये जब दोनों हम जब मिलते हैं, जैसे साइकोसोमैटिक है, जैसे भी अक्सर हम लोग साइकोसोमैटिक जो वर्ड का हम इस्तेमाल करते, कभी कभी पेशेंट आते, डॉक्टर साहब सांस नहीं मिलता, खास तौर से औरतें आते हैं, ऐसा लगता है अटक जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब अभी मुझे कुछ होने वाला है। जबकि पेशेंट आके दिखाते हैं बार बार। इसको हम अक्सर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली स्ट्रेस से, साइकिक से शुरू होकर सांस तक पहुंच गए, सोमैटिक, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। तो बेसिकली वो मुख्तसर है, लेकिन अगर एक हकीम अपने तरफ से सोचेंगे, एक हकीम अपने तरफ से अगर सोचेंगे तो ऐसा लगेंगे कि पूरी दुनिया की हर चीज लाइक सोमैटिक ही है। तो इसमें हमको क्या करने का कि इस चीज को हम देखने के लिए हमारे पास
मैं हमेशा कहते, बार बार कहते और कहते रहेंगे हमेशा, कभी भी कोई भी वाक्य सुने या देखे तो सबसे पहले उसको एक 2 बार पढ़ा करो या 2 बार सुना करो, है ना। अभी कल जो टॉपिक रखे थे फंक्शन में, या जो गवर्नमेंट जो एक साइंटिफिक बॉडी का फंक्शन था, उसमें सब्जेक्ट था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग कोविड। जब हम लोग सुनते ही गड़गड़ गड़गड़ गड़, नहीं क्या मुसक्किनात, मतलब कोई यूनानी में क्या दिया जाए, सुकून दूं, मुसक्किन दूं, क्या दूं, परेशान रहते नहीं कि क्वेश्चन पढ़े, पूरा नहीं पढ़े, ट्रीटमेंट की तलाश। तो ट्रीटमेंट आखिरी हिस्सा है। 2 बार जरा क्वेश्चन पढ़ के देखो तुम लोग भी, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन कोविड 19 पीरियड, ड्यूरिंग कोविड 19। तो मैंने उनको पूछे कि इसमें 4 या 3 की वर्ड है, जैसे साइंटिफिक पेपर लिखता है ना, तो उसमें कीवर्ड कहते हैं। जैसे हम हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट बताया, ये रिसर्च पेपर, उसके नीचे कीवर्ड लिखता है। तो कीवर्ड क्या है? एक कोविड, एक स्ट्रेस और एक मैनेजमेंट, 3 वर्ड है इसमें। मैं उनसे पूछा कि, मजाक में पूछा कि किससे पूछूं, मैंने पूछा स्ट्रेस मैनेजमेंट, गुड, कोविड, गुड। इसमें स्ट्रेस को भी डिफाइन नहीं किया, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, एंड मैनेजमेंट को भी डिफाइन नहीं किया, व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट, इज इट प्री कोविड, इंट्रा कोविड या पोस्ट कोविड, वो भी डिफाइन नहीं है। द लास्ट पोर्शन इज कोविड। किसी को अभी तक नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या चीज है वो। इवन चाइना से भी पूछ के देखो, जो अगर उसने उन लोग ने बनाया तो उनको भी नहीं मालूम कोविड क्या चीज, उसको भी एग्जैक्ट किसी ने डिफाइन नहीं किया, वेल डिफाइन नहीं किया। एक चीज जब तक वेल डिफाइन नहीं करते, तो इसलिए मैं बोला कहां से स्टार्ट करो। स्ट्रेस, इज इट फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस या स्पिरिचुअल स्ट्रेस। इंसान 4 लेयर से बनते, कि हमारे जो यूनानी फिलोसफी है, 4 अनासिर, 4 मिजाज, 4 अखलाक, हर चीज 4 है। इस इतिबार से हम इंसान मुकम्मल होते 4 लेयर से। फिजिकल बॉडी 25%, इंटेलेक्चुअल बॉडी 25%, इमोशनल बॉडी 25% एंड स्पिरिचुअल 25%। ये 4 मिलके 100 बनता है। इसमें कौन सी लेयर में इश्यूज है, स्ट्रेस है? बॉडी तो परफेक्ट है, इंटेलेक्चुअल दिमाग नहीं है, बॉडी भी अच्छे है, आईक्यू भी अच्छा है, ईक्यू खराब है, इमोशनल क्यू, ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। स्पिरिचुअली कुछ नहीं, 75 ओके, 25% खराब है। तो कभी भी हमारे सामने कोई भी मसला आता है तो मसले को 2 या 3 बार पढ़ा करो। मेरे पास जब पेशेंट आता है, मैं सबसे पहले सवाल क्या पूछते मालूम, मेरे पास क्यों आया था? क्योंकि मैं पहले पेशेंट की आईक्यू और ईक्यू, फिजिकल कंडीशन तो हम देख देंगे, मरीज का आईक्यू क्या है, ईक्यू क्या है। अगर मरीज का इंटेलिजेंट या उसकी दिमाग या उसकी कॉन्शियसनेस सही नहीं है, ऐसी पेशेंट को इलाज करना मुश्किल है। ऐसी पेशेंट को ज्यादा तुम इस चक्कर में मत रहो, तुम्हारी डिजीज का वजह यह है, मैं सबब का इजाला करूंगा, तुमको मुकम्मल तौर पे सही करूंगा। ऐसी मरीज जिसके आईक्यू कम है, जो हमाली की काम करता है, उनको फ्यूचर का कुछ प्रॉब्लम नहीं, उनका मसला है कि कल आज या मुझे कल सुबह उठ के मुझे काम को जाना है, मुझे सिर्फ दर्द अच्छा करो डॉक्टर, मैं ये नहीं जानता कि मेरा डिजीज क्यों है। तो दे नीड सिम्टोमेटिक रिलीफ, दे नीड पैलिएटिव केयर, दे नीड मॉडर्न मेडिसिन, लाइक दे डोंट वांट यूनानी, क्योंकि वो इतना दिन तक आपके साथ रुक नहीं सकते, वो खर्चा इतना नहीं कर सकते। सरदर्द के लिए तुमने 600 रुपए का दवा लिख के दिया, वो 6 रुपए में उसका सरदर्द चाहिए, जाना चाहिए, डॉक्टर 2 गोली दे दो।
तो हमेशा याद रखना कि जब मरीज तुम्हारे पास आते हैं, मरीज को इंटरव्यू किया करो, डायरेक्ट दवा मत लिखो। मरीज से पूछो तुम मेरे पास क्यों आए, कितने दूसरे डॉक्टर्स है, बड़े बड़े अस्पताल है, तब समझ में आएंगे तुम्हारे पास पेशेंट क्यों आए। एक बोलेंगे डॉक्टर साहब फलाना डॉक्टर ने बोला कहीं मत जाओ, डॉक्टर के पास जाए, यानी उसके बोलने के ऊपर आया। दूसरा बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा जल्दी में था, आपका बोर्ड देख के मैं भाग के ऊपर आया, भाग भाग के आपके पास आया, आप नजदीक था। किसी ने बोला आप हमारे रिश्तेदार है तो इसलिए आपके पास आए। कुछ बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने दवा खा खा के थक चुके, आपके बारे में सुना आपने जड़ से बीमारी फेंक देंगे, यानी आप थोड़ा सा हिकमत करता है इसलिए मैं आपके पास आया, तो थोड़ा बहुत तकवा है। तो पहले पेशेंट का इंटरव्यू किया करो, जो भी पेशेंट को इलाज करना है। अगर पेशेंट तुम्हारे सही कायदे का आईक्यू नहीं रखता या ईक्यू नहीं रखता, तो ट्रीटमेंट की स्टाइल बदल डालो। मैं करता हूँ इस चीज को। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है पेशेंट को ज्यादा हलचल नहीं, उनको ज्यादा तुम्हारी फिलोसफी नहीं चाहिए, फिलोसफी झाड़ के टाइम मत कर। तो मैं क्या करता हूँ, दर्द की गोली 4-5 लिख के दे देते तक खट 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 खट, क्योंकि मुझे मालूम है अगर 15 मिनट 20 मिनट अगर उसको काउंसलिंग करेंगे मेरा टाइम बर्बाद हो जाएंगे। पेशेंट को पूछो तुम्हारी नीयत क्या है मेरे पास आने की वजह। ओके, सो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को अगर आप देखेंगे, सब तो साइकिक भी है, सब तो सोमैटिक भी है, दिमाग से तो सब शुरू होते हैं। अगर किसी को अटैक आ गया, 3 ब्लॉकेज है, टीवीडी, वो सोच रहे कि बाबा मौत है, जब आना है तो आएंगे, क्या करने का, मुझे तो चलना फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मैं इलाज नहीं करूंगा। तो वो अपनी साइकी को सोमैटिक में देख, क्योंकि उसको सोमैटिकली कोई इश्यूज नहीं है। सोमैटिकली इसको क्या इश्यू है, बॉडी में क्या इश्यू है, 3 ब्लॉकेज में, चलने फिरने में सांस फूल रहा है, फुटबॉल खेलने में प्रॉब्लम है, झाड़ में चढ़ने में प्रॉब्लम है, खेलने कूदने में प्रॉब्लम अगर है तो सोमैटिक इश्यूज है, नॉट सम। अब तुम उठा के देखो कार्डियोलॉजी के अंदर ज्यादातर साइकोसोमैटिक है। अगर सोमैटिक नहीं रहा होता तो सर्जरी के बाद में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ज्यादातर आप देखो जो टीवीडी है, डीवीडी है, सर्जरी के बाद में पेशेंट को क्या राहत मिलता है मालूम, सिर्फ साइकिक राहत, यानी मेरा बाईपास हो चुके, मेरा एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, अभी मैं कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहा हूं, इसलिए मेरा मौत नहीं हो सकता या अजराइल मेरे नजदीक नहीं आएंगे, वो मैंने सही करके रखा, यानी कि सोमैटिक ट्रीटमेंट करके मेरा साइकिक इश्यूज मैंने दूर कर दिया। उल्टा भी है, मैंने कभी कभी उनको क्या कहते हैं कि तुम डॉक्टर साहब मुझे सर्जरी करना है क्या, या मुझे बाईपास करना है, तो मैं उनसे पूछते तुमको बाईपास सर्जरी करना, डॉक्टर ने साइकिकली एक चीज डाल दी है, अब तुम ये बता तुमको इससे सोमैटिकली क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर साहब, मैं अब कल तक मैंने खेला कूदा, फुटबॉल खेला, झाड़ पे चढ़े, 3 माले तब भागता है डेली, में गुस्ती को जाता, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कल एक एग्जीक्यूटिव फ्री चेकअप मिला, उसमें एंजियोप्लास्टी भी था, उसमें मालूम पड़ा मुझे 3 ब्लॉकेज है। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रहा है, साइकिक से सोमैटिक की तरफ जा रहा है। सोमैटिक अगर इश्यू है, बॉडी इश्यू है, तो क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ, मेरे यूरो कप है, कोपा है, फीफा है, बहुत सारे, मुझे अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है, मुझे खेलने नहीं हो रहा है, मुझे खेलने नहीं हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, चेस्ट में ऐसा लग रहा है कोई चीज जाके बैठ गया। तो डॉक्टर ने बोला कि बाबा इसका ब्लॉकेज है, हम उसको बाईपास सर्जरी करेंगे, उसके बाद यू गो एंड प्ले। तो ये सोमैटिक इश्यूज था, बॉडी इश्यूज दूर कर दिए, इसमें कहीं भी साइको का दखल नहीं है। कोई साइको का दखल नहीं है। अगर सपोज इसके अंदर सीवीडी के अंदर, कार्डियोवास्कुलर जो भी हो डिसऑर्डर के अंदर, सीवी या सीवीडी बोलो, उसके अंदर ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के जो ब्लॉकेज के अंदर कुछ भी हो, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो या कुछ भी हो, गौर करके देखो। मेरे पास पेशेंट आता है, कौन कौन आता है मालूम, जैसे बड़े बड़े मौलाना, 5 वक्त नमाजी, फतवा देता है, ताजुद नहीं छोड़ता है,
तो डॉक्टर साहब बड़ा फाइल लेके आते, डॉक्टर साहब देख, 2-3 इश्यूज है, मेरा बहुत सीरियस है, मुझे 3 अटैक आया। उसके बाद में मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी किया, वो भी हो गया, अभी दवा चालू है। तो मैं समझ गया कि ये बेसिकली साइकोसोमैटिक इशू है, सोमैटिक भी नहीं है एक्चुअली, साइको डिजीज ही है। तो उसको दूर करने के लिए पहले इसको एक इंट्रोडक्शन तौर पे एक सवाल पूछ के देखो। मैंने मेरा सवाल क्या पूछा, मौलाना आप तो बहुत बड़ा अच्छे इंसान है, आपको कौन अटैक किया? बहुत जलील इंसान हो सकते हैं वो, आपको अटैक करे, आपको मारे, आपको कुछ नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, वो अटैक नहीं है। फिर वो जो कार्डियक अटैक, मतलब कार्डियक अटैक मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा 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 अच्छा, आप मरने वाला था या मर रहा था या अजराइल आ गए थे, तो आप जल्दी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने आपको अजराइल से बचाया सर्जरी करके। बाद में अभी आप अजराइल को दूर रखने के लिए एकोस्प्रिन, सिम्बाटिन, ये सब वही है ना? तो मौलाना क्या जवाब देंगे? मतलब क्या डॉक्टर साहब ऐसा कैसे बात कर रहा है अजराइल? मतलब ये तो आप खुद जबान से बोल रहे हैं, दिल से आप बोलो। आप मौत के डर से डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने आपको इलाज किया। अगर आप मौत के लिए या आपके अटैक के लिए आपने इलाज किया तो डॉक्टर डिस्चार्ज समरी में लिख के देना चाहिए, मौलाना आज के बाद में आप नहीं मरेंगे। आज के बाद का छोड़ो मौलाना, आप आज 6 मंथ के बाद तक मरेगा, 6 मंथ छोड़ो, डॉक्टर साहब लिख के दे सकते हैं अगले 24 आवर्स में आप नहीं मरेंगे। नहीं नहीं, वो तो अल्लाह के हाथ में है, मौलाना बोलेंगे, वो उनको क्या दे। तो फिर आप काय के लिए सर्जरी किया? नहीं नहीं, वो डॉक्टर ने बोला सर्जरी कर, नहीं डॉक्टर ने बोला, वो जवाब नहीं है। सर्जरी तुम्हारे ऊपर की है, यानी तुम्हारे ऊपर, तुमको ईमान नहीं है। तुम एक तरफ से बोल रहे मुझे मरना है तो कभी भी मरेंगे, अजराइल आएगा तो, जिब्रील भी बीच में आएंगे तो अजराइल उठा के लेके जाएंगे, वो तो एक तरफ मान रहे। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रियल साइकोसोमैटिक, नहीं साइकोटिक बोल सकते इसमें। इसमें सोमैटिक कोई इश्यूज नहीं है। उसके बाजू में एक पेशेंट है डॉक्टर साहब, वो यंग एज में, उसको चलने फिरने में तकलीफ हो रहा है, डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया, सर्जरी किया, दवा दिया, खलास। दैट इज नॉट साइकोसोमैटिक, दैट इज रियली सोमैटिक। बॉडी में ही प्रॉब्लम था, बॉडी सही किया, फिर उस मेंटली भी फ्री हो गए। अब पेशेंट 80 साल का है, 80 साल का पेशेंट, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर साहब 80% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला सर्जरी करना है। तो हम रिपोर्ट देख के हमारा क्या होना चाहिए, हाँ यस 80% टीवीडी है, 3 वेसल ब्लॉकेज है। डॉक्टर साहब कुछ परहेज है क्या? हाँ यस परहेज है। चाचा कल से नारियल की झाड़ पे या नारियल की झाड़ पे या आम की झाड़ पे चढ़ना नहीं, आप डेली फुटबॉल नहीं खेलने का, कुश्ती को नहीं जाने का, स्विमिंग को नहीं जाने। तो क्या करेंगे मरीज? तुम्हारा चाचा तुम्हारे चेहरे पे देखेंगे, बोलेंगे क्या डॉक्टर साहब आप पागल है क्या? मैं क्यों, ऐसी ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? तब बोलो तुम्हारी सवाल का जवाब, तुम्हारी सवाल का जवाब में, आप 75 ईयर ओल्ड है, सोमैटिकली आपकी 3 ब्लॉकेज अगर है 70, 80, 90%, आप फिजिकली, आप अभी झाड़ पे नहीं चढ़ेंगे, गाड़ी की बस के पीछे भागेगा नहीं, ये सब फिजिकल एक्सर्शन आपको नहीं है अभी इस एज में। फिर आपको थोड़ा सप्लाई चाहिए ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, शादी को जाने के लिए, निकाह को जाने के लिए, आप तकरीर सुनने के लिए, जुलूस में जाने के लिए, उरूस में जाने के लिए, आपके लिए काफी है फिजिकली। लेकिन आपको डॉक्टर ने साइकोलॉजिकली एबमर किया, डॉक्टर ये 3 ब्लॉकेज है, मतलब ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो अगर इस तरीके से हर बीमारी को अगर हमने अलायदा करके देखेंगे, हर बीमारी की एक 2 पार्ट है, एक सोमैटिक और एक साइकिक पार्ट। आज के दौर में मैं समझता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे हर पेशेंट साइकिक है, इतनी छोटी छोटी चीज लेके आते हैं। तो मैंने इनको काउंसलिंग कैसे करते हैं, इसी मरीज को जो साइकोसोमैटिक पेशेंट को, कभी रात में कॉल किया, डॉक्टर साहब बस फलाना फलाना तकलीफ हो रहा है, ये इधर को जा रहा है, उधर को जा रहा है। मैं इनको क्या बोलता है, फोन जरा नजदीक रखो, नाक के नजदीक,
सांस जरा लंबी लो, छोड़ो, सांस मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है, काफी है अभी, ये अभी काफी है इस दौर में। इस दौर में दुनिया भाग रहा है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भाग रहा है, या आईएमए भाग रहा है, या हेल्थ डिपार्टमेंट भाग रहा है सांस के लिए। ये आपको मिल रहा है ना, दैट्स इनफ। बाकी सब सेकेंडरी टर्शरी है। जब आप एकदम मतलब एक गरीब इंसान है, आपके पास 5 पैसा नहीं, सबसे पहले आपका टारगेट क्या रहेंगे? पेट भर खाए, इसलिए आप भीख मांगेंगे। भीख मांगे, खाए, पेट भरे, पैसा भरपूर आए। पेट भरने के बाद में तुम्हारी इश्यूज अलग हो गया। अब तुम्हारा इश्यूज अलग क्या आएंगे? कहीं सर रखने के लिए, बैठने के लिए एक अच्छे ठिकाना चाहिए। जब आप ठिकाना खरीदेंगे तो बाद में पंगा लगाएंगे। जब पंगा आने के बाद आप एसी चलाएंगे। दिस इज ऑल अपनी प्रायोरिटी है वो। तो बेसिकली साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के अंदर हमेशा याद रखो, कभी कभी आजकल आप देखते हैं कि तुम आजकल अच्छे अच्छे जो दिमाग वाला हकीम जो है ना, इंटेलेक्चुअल हकीम, ज्यादातर जो कुछ जाते रहते बार बार, कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं ना कि डॉक्टर को भी सर दर्द हो जाती, तो हल्का सा एक दो एंटी एंग्जाइटी ड्रग साथ में ऐड कर डालते, जिसको हम वसवसा बोलो या दूसरा कुछ भी बोलो, मतलब एंग्जाइटी बोलो, वसवसा बोलो, टेंशन बोलो, सब बोलो। तो उसमें कुछ लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब काफी आराम है, जब से आपके दवा खाया बराबर सो रहा हूँ, सुबह उठने के जैसे फ्रेश लगता है, आई फील गुड। वो गुड क्यों? उसको एक साइकिक आपसे डॉक्टर साहब ने एक मुनव्विम, एक मुसक्किन दवा दे दिया इन द नेम ऑफ एंटी एंग्जाइटी और स्ट्रेस। आजकल ज्यादा हो गई, कॉमन हो गया, क्योंकि सबको चाहिए वही। अब हमारी जो टॉपिक के अंदर स्ट्रेस यानी कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के अंदर, सोमैटिक को दूर रखो, वो अपन डिस्कस करेंगे। साइकिक इन नेचर में, साइकिक इन नेचर में विच इज रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू ब्रेन। हम बोलते ना इज वेरी साइकिक, दो मायने है उसका। वेरी साइकिक मतलब वो पागल है, दूसरा एक मायना है कि बहुत सोचता है वो। इज साइकिक इन नेचर मतलब बहुत सोचता, हर चीज के बारे में सोचते रहते। अब ये साइकिक नेचर में किससे रिलेटेड है? साइकिक इज रिलेटेड टू ब्रेन। अब ब्रेन सिर्फ सोचने समझने की चीज है। ब्रेन पूरी की पूरी नफ्सियाती चीज जो है, नफ्स बेसिकली ब्रेन से कनेक्टेड है, दिल से नहीं, दिमाग से कनेक्टेड है। इसलिए कभी भी आपको टाइम मिलेंगे, जो लोग फलसफा फिलोसोफर अपने आप को फलसफी से जानना चाह रहे, तो यूट्यूब में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। एक एक थियरी आता है हर्मेटिक प्रिंसिपल। क्या है हर्मेटिक प्रिंसिपल? वो 7, जैसे हमने पढ़े ना कि असबाब सित्ता जरूरी है, मैं कैसे दुनिया सेहत को बरकरार रखने के लिए 7 उसूल की जरूरत है, मतलब 6 उसूल की जरूरत है। वैसे 7 हर्मेटिक प्रिंसिपल, HERMETIC, हर्मेटिक प्रिंसिपल बोल के गूगल में सर्च करके देखो। कभी कभी फ्री में बैठा है, गाड़ी में बैठा है, कोई डॉक्टर साहब बस में बैठ के सफर करो भी सुन रहे हैं, तो वैसे कहीं सफर में कोई सुन रहे हैं, तो आप लोग एक अच्छी टॉपिक है, उसमें आपको और आपकी दिमाग और सोचने के अंदाज बदल जाएंगे। वो 7 हर्मेटिक प्रिंसिपल में सबसे अव्वल नंबर में क्या लिखा मालूम? क्या लिखा है? द वर्ल्ड इज मेंडल। द वर्ल्ड इज मेंडल से पागल नहीं, तमाम दुनिया माइंड में, यानी मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग है, तुम्हारी सोच अलग है। द वर्ल्ड इज मेंडल, एवरीथिंग इज इन माइंड, इसमें लिखा फर्स्ट। फिर उसके डिटेल बताया, द वर्ल्ड इज माइंड एंड वर्ल्ड इज मेंटल, यानी पूरी नफ्सियाती है। इस दुनिया पूरी नफ्सियाती से चलता है, नफ्स से चलता है। तो जो भी चीज जो हमारे आता है वो सब अपने दिमाग में है। वो अलग अलग इश्यूज इतना क्रिएट भी कर सकते, उतना वो नॉर्मेंट भी कर सकते।
मिसाल के तौर पर अभी जो कोविड हुआ है, कोविड से 1 साल 2 साल पहले मैं किसी को मेंडली एक सवाल पूछे, इस दुनिया में मक्का और मदीना में, खास तौर से मक्का में ताफ रुकने की कोई सबब हो सकता है, या समझो हज पोस्टपोन करना या हज को कम करना, या छोड़ो जुमा तो तुम सोच नहीं सकते एक मुसलमान, जुमा बंद हो जाएंगे, मस्जिद बंद हो जाएंगी, ऐसी कोई हालत, ऐसी कोई सिचुएशन दुनिया में आएंगे क्या? किसी से पूछ के देखो, ये कोविड से पहले कभी सोच नहीं सकते इस बात को। जवाब क्या देंगे? नो, नेवर। वर्ल्ड वॉर थर्ड भी होने दो, मक्का क्यों बंद करेंगे, मस्जिद क्यों बंद करेंगे, जुमा क्यों बंद करेंगे? अब एक मामूली सी वायरस विच इज नॉट वेल डिफाइंड स्टिल हमारे दिमाग में, हमारी सोच में इतने एक साइकिक इफेक्ट डाल दिया, सब बंद कर डाला। अगर एक इमाम वाले सोचे तो वो उसके एक थॉट के हिसाब से सोच के देखो क्या है, व्हाट इज दिस, इतना इफेक्ट है। सो साइकेट्रिक इश्यूज को तुम हर चीज में उठा के देखो, कुछ चीज साइकिक से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कुछ पढ़ के रखे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वो भी एक साइकोसोमैटिक ही है। वो आपको डर लग रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रहा है, बार बार संडास जा रहा है, बार बार पेशाब को जा रहा है, ये भी साइकोसोमैटिक ही हुआ ना। जबकि को पूछ के देखो, जबरदस्ती नहीं जाता हूँ, पेशाब करके आता हूँ, फिर भी थोड़ा जाता हूँ, फिर भी आता हूँ, ये सब साइकोसोमैटिक। कभी कभी पुलिस को या कोई डर से आदमी पेशाब कर डालता है, डर से आदमी पेशाब कर दिए, डर से आदमी पैखाना निकल गए, ये भी शुरुआत कहां से हो रहे हैं? साइकिक से। फिर सोमैटिक में, अगर मैं कोई चीज देख के डर के उल्टी कर दिए, या कोई बदबू या कोई चीज देख के उल्टी कर दिए, तो ये भी कहां से शुरू हो रहे? दिमाग से शुरू हुआ। आंखों से देखा, अगर मैं आंखों से देखा नहीं हो तो मैं उल्टी नहीं किया होता, नाक से सोखा नहीं हो तो उल्टी नहीं किया होता, वो खबर नहीं सुना तो मैं चक्कर आके नहीं। तो अगर हम उसको जुजी तौर पे देखें, हर चीज तो शुरू हो रहे हैं साइकिक से, फिर सोमैटिक में खत्म हो रहे, ज्यादातर डिजीज ऐसा लगेंगे। दूसरी APD, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, उसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अगर सबब लिखा अंग्रेजी में, व्हाट इज द कॉज ऑफ APD? हरी, वरी एंड करी। व्हाट इज हरी? हमेशा बिजी रहना। व्हाट इज वरी? दिमाग के अंदर खुजली, टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। और करी, हरी वरी करी मतलब गर्म चीज। तो यहां भी एक साइकिक इश्यूज है। अब साइकोसोमैटिक डिजीज में शुरुआत एक स्टिमुलेशन से, एक रिपल्स से शुरू हो रहे। जैसे एक पानी है नदी में या कुएं में या तालाब में या स्विमिंग पूल में या आपके ग्लास में, आपने एक छोटा सा पत्थर डाल दिया, वो पानी हिलते रहते हो। पहले पानी इतिदाल में था, अपनी जगह पे इतिदाल में, होमियोस्टेसिस लेवल में था, अपनी मतलब इतिदाली हालत, सुकून की हालत। उसमें एक पत्थर डाले या आपने फूके या लात मारे, कुछ भी हो, एनी सॉर्ट ऑफ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। कुछ भी हो सकता है स्ट्रेस। आंखों से भी स्ट्रेस आ सकते, कानों से भी स्ट्रेस आ सकते, नाक से भी स्ट्रेस आ सकते, मुंह से भी स्ट्रेस आ सकते, लामिसा से भी स्ट्रेस आ सकते। तो स्ट्रेस बेसिकली दिमाग के थ्रू ही होता है, नफ्सियात से। अगर मुझे ऐसा लग रहा है फलाने आदमी से मुझे कोई खुशी नहीं दे सकता, फलाना आदमी मुझे खुश नहीं कर सकते, अगर आपने सोच लिया तो उसका एक उल्टा हिसाब भी है ना, उस आदमी से कभी मुझे दुख भी नहीं आएगा। एक आदमी मुझे सुख नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है वो दुख भी नहीं कर सकते। तो हर चीज की फंडामेंटल इश्यूज ब्रेन से स्टार्ट हो रहे, साइकिक इन नेचर है। तो हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर, जैसे कोई गाड़ी चला रहे,
गाड़ी चलाते चलाते अचानक आपकी गाड़ी के कोई क्रॉस कर दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, डर से पेट पकड़ता है, तो बोलते हैं, "हौ", पेट में ऐसा लगे चूहा दौड़ रहा है, फिर पेट पकड़ता है, डर से आदमी पेट पकड़ता है, डर से आदमी कभी सर नहीं पकड़ते, डर से आदमी कभी सीना नहीं पकड़ता, डर से तुम्हारे अंदर एक स्टिमुलस क्रिएशन, एक स्ट्रेस, वो स्ट्रेस HCl सेक्रीशन बढ़ाना शुरू करती। इसलिए अक्सर देखते हैं ये एसिड पेप्टिड डिसऑर्डर में अगर आप जिंडाक, रैनिटीन, ओमेप्राजोल, जो भी लेटेस्ट जो भी आप जो दवा इस्तेमाल कर, उसके साथ में एक ट्राइका या उसमें एक एंटी एंग्जाइटी ड्रग लिख के दे दियो, उसकी रिजल्ट बहुत फास्ट रहेगी कि स्ट्रेस और कम हो। तो जब हम ये चीज को देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस कुछ भी हो सकते हैं, वो स्ट्रेस हमको साइकोसोमैटिक में लेके जा सकते। तो अगर किसी ने डेफिनेशन पूछा व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस बेसिकली एक नेचुरल फिनोमिना है, वो स्ट्रेस नेचुरल फिनोमिना है जो बॉडी ये कह रहे कि यू नीड सम डिमांड, तुम कुछ मांग रहे, दैट इज स्ट्रेस एक्चुअली। जैसे लग रहा है कि आपको स्ट्रेस के जैसे ऐसा लग रहा है मुझे यहां से भागना है, वो भागना, वो स्ट्रेस ने तुमको इंड्यूस किया। आप कुछ देख के पाल्पिटेशन हो रहे, सम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे, या कोई चीज लूज मोशन, ये सब चीज एक कुदरती तौर पे होने वाली एक चीज है स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली एक इम्पल्स है वो। अब अभी याद रखें भाई, एक सुकून की जगह पे एक अचानक हरकत की क्यों जरूरत पड़ी, एक अचानक एक सुकून की जगह पे हरकत क्यों हुआ, स्ट्रेस की वजह पूछे तो डॉक्टर साहब बहुत है, जिंदगी भर स्ट्रेस है बोलते। काय का स्ट्रेस है, मैंने अभी क्या बताओ डॉक्टर, पूरी स्ट्रेस, छाल फिर कहानी शुरू है, तो पूछो मत, कोई किसी से भी मत पूछो। अगर कुछ लोग शान शौकत से पूछते थे, कुछ थोड़ा वाला ईमान वाला, स्ट्रेस है क्या, हाँ स्ट्रेस है डॉक्टर साहब, अभी तो दुनिया में ऐसा कोई रहेगा कि बगैर स्ट्रेस का, हम तो इंसान है, हम फरिश्ता थोड़ी है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम फरिश्ते के ऊपर है। बोल रहा मौलाना, हम तो इंसान है, स्ट्रेस तो होगा ही ना, फरिश्ता थोड़ी है। हम तो फरिश्ते के ऊपर है, हमारा दादा परदादा हमारा आदम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम फरिश्ते सजदे किए थे, उनके औलादों में से हम, उसकी जीन, उनकी क्रोमोसोम सब हमारे अंदर भी है। एक हाथ पैर एक्स्ट्रा नहीं दिए, एक क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा नहीं दिया आदम अलैहिस्सलाम को, हमारे पास भी वो है। लेकिन हम ये भी बोलते क्या यार होता है। तो यहाँ बेसिकली जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, हमेशा याद रखने का, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो। अगर किसी को साइकोसोमैटिक यानी साइकिक से शुरू होकर बॉडी में खत्म हो रहे, या बॉडी से शुरू होकर साइकिक में खत्म, ये बीमारी क्यों नहीं जा रहा, मामूली सी नजला है। अब कुछ लोग आके बोलते डॉक्टर साहब आप मेरा कैंसर कोई इलाज मर्ज है डॉक्टर ने बताया, तो मैं उनका साइकोसोमैटिक इश्यूज कैसे ट्रीट करता है, मैं बोला बाबा तुम कैंसर से लिए क्यों डरता है, तुम मास्क बांध के क्यों आए मेरे पास। दुनिया परेशान कैंसर, एड्स, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस से मास्क बांध के नहीं बैठा है। दुनिया मामूली सी नजले से परेशान, नजले का नाम तुमने कोविड रखा हुआ था लगे, इंसान मामूली सी नजले के वजह से पूरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका से लेके दुनिया हर चीज मफलूज हो गया। अब तुम बोल रहे कैंसर बढ़ाए क्या, तुम्हारी नजला बढ़ाए क्या। नहीं डॉक्टर साहब मेरी कैंसर सही है, मैं अभी बहुत खुश हूं, इंसान तो नजले से परेशान है, फिर मेरा कैंसर का क्या है। तो साइकोसोमैटिक इश्यूज डिफरेंशिएट करने से पहले इसकी शुरुआत कहां से देखो। अगर कभी कभी छोटा सा अगर पिंपल्स भी आ गया, उस एज के पेशेंट बहुत परेशान रहते साइकिकली, जब देखो डॉक्टर के पास जा रहे हैं परेशान है, नींद नहीं आ रही क्योंकि मेरे पिंपल से मुहासा है, बॉयज देखेगा तो देखेगा नहीं, लड़का है तो देख अच्छा नहीं लगेंगे, उनके हिसाब से वो अपनी एक साइकोसोमैटिक इश्यू में। दूसरा कोई किसी से पूछ के देखो, हर अपनी हिसाब से अपनी अपनी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। अब कोई बीमार पड़े, चचा है उम्र दराज, हड्डी टूटा है, वो ये सोच रहे कि बाबा मेरे हड्डी टूटा, बच्चे तो 10-12 बच्चे सब अपनी अपनी जगह पे काम पे गया है, किसी को अपनी बिजनेस अपनी नौकरी में परेशानी, उनको इतना टाइम नहीं कि मुझे देखभाल करे।
तो वो सोच के मेरी फ्यूचर क्या होगा, तो वो फिजिकली प्रॉब्लम था, वो जाके उम्र इश्यूज, सेनाइल डिजनरेटिव चेंजेस, उम्र की वजह से तहलील हुआ बॉडी में, उसकी वजह से उसको बहुत सारे इश्यूज है। तो वो इश्यूज को सोच के वो है, प्रॉब्लम शुरू हुआ सोमैटिकली, बॉडी में प्रॉब्लम था, हड्डी टूट गया, अभी उसको प्रॉब्लम साइकिक इश्यूज हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, मुझे देखने को लिए दवा डॉक्टर का पास लेके जाने के लिए, फिर तो प्रॉब्लम हो रही। तो हर डिजीज जो साइकोसोमैटिक, बेसिकली याद रखो, दिस इज लाइक लाजिम और मलजूम है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, ये एक चीज अलहदा नहीं कर सकते। इसीलिए याद रखो, जैसे भी कुरान के बारे में कहते, कुरान शिफा है, मजीद और शिफा कामिल है, मुकम्मिल है, वो हकीम है। कुरान मुसलसल क्या करते, काउंसिल करता है साइकिकली, ताकि सोमैटिक इश्यूज में न मुब्तला हो जाए। एक कंटिन्यूस काउंसलिंग है कुरान, कभी डराता है, कभी दिलासा देता है, कभी होप देता है, कभी इतनी भयानक तरीके से आदमी को डराता है। डिफरेंट मिजाजों के लिए डिफरेंट करो। इधर भी कभी भी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, ये दोनों एस्पेक्ट लेके ट्रीटमेंट किया करो। अब मेरे पास कल एक पेशेंट है, young he must be around 60-year-old man, he's from Qatar, well educated, good English, बहुत सारे हायर पोस्ट में रह चुके। नाउ ही इज डूइंग सम कैरियर गाइडेंस कोर्स विथ काउंसलिंग, विथ मेनी इंस्टीट्यूट का हेड है वो। तीन बीवी को और बेटी को और बच्चे को लेके, तीनों साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड, इम्बैलेंस्ड। एक तो डाइवोर्स हो गया बेटी का बिकॉज ऑफ दिस साइकिक इश्यूज, मदर ऑल्सो इन्वॉल्व इन साइकिक इश्यूज। एक लड़का सही, बाकी तीन बच्चे भी सोच के साइकिक के लिए, पहले सोच बोले कि ये ओसीडी है, ये वसवस है, वो बढ़ते बढ़ते वसवास फिजिकली डिस्टर्ब होने लगे। बेसिकली देखा गया तो कुछ लोगों ने इसको साइजोफ्रेनिया नाम रख के कुछ लोग ट्रीट कर रहे, कोई को एंग्जाइटी। तो शुरुआत अगर हम इसको अगर तशरीह करेंगे, हर चीज के अंदर यही चीज मिलता है। दूसरी एक पेशेंट आया, वो भी कतर का ही पेशेंट था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करता है, रोने लगे हस्बैंड, रोना मतलब आंख उसका भर गया, बीवी भी रो रहे, मतलब क्या है तुम लोग को, दोनों रो रहे। तो बोले डॉक्टर साहब, मैं कतर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक हायर पोस्ट में था, मेरे सैलरी लाखों में, बहुत हैप्पी था शादी होने तक, जब से शादी हो गए बच्चे एक दो हो गए, अब मेरी बीवी को वसवास की बीमारी है, इतना धोता इतना रगड़ता है, एक चम्मच पानी की जगह एक गिलास की जगह एक बाल्टी की जगह पूरी टैंक खाली करता है। अब कतर है, वहां पानी में ज्यादा पैसा लगता है, अभी उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल और सॉरी पानी का बिल आते हैं 4,000 to 5,000 रियाल। एक साल 2 साल मैंने बर्दाश्त किया, तीसरी साल मैं अभी छोड़ के, नौकरी छोड़ के आ गया, क्योंकि मुझे नहीं हो रहा। सिर्फ ये साइकोसोमैटिक इशू, फिजिकली पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, IQ इज गुड, टॉकिंग एंड एवरीथिंग इज गुड। सो ये हमारे अंदर, अभी तो तुम लोग जीपी में ये सब डिटेल सवाल पूछने सुनने को टाइम, जैसे जैसे हमारे अंदर एक हिकमत, और मैं हमेशा कहते कि मैं भी अभी तक हकीम नहीं हूं, मेरा भी बाल अभी सफेद नहीं हुआ, एक दो हुआ इधर। जब हमारी बाल सफेद हो जाएंगे, दाढ़ी सफेद हो जाएंगी, तो हमारी हर बात गौर से सुनेंगे। अभी यंग डॉक्टर ने टेलीस्कोप लटकाया है कि डॉक्टर तुम्हारी पेशेंट मरीज तुम्हारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते, मरीज तुम्हारी उंगली में कितना दवा लिख रहा है, कौन सी खूबसूरत दवा है, क्या महंगा है, क्या खूबसूरत, ये उनकी पूरी कंसंट्रेशन तुम्हारी दवा पे रहती है, ये दवा खा के मैं अच्छा हो। लेकिन आप जब 40-50 के बाद में सीनियर मोस्ट हकीम बनेंगे, उसी को तैयारी चल रहा है सब लोग, मैं समझता हूँ जितने भी इस ग्रुप में भी इन्वॉल्व है, दे टुक ए राइट डिसीजन एक्चुअली, क्योंकि हम एक तैयारी में भी, हम इंशाल्लाह 30-40 के बाद में धीरे धीरे 100% सब लोग हिकमत के तरफ टर्न होने वाला है। तो हमारी पहलू, हमारी सोच सब एंटायरली डिफरेंट है, तब हमारी बात सुनेंगे, तब हम साइकोसोमैटिक इश्यूज को ट्रीट करने में और थोड़ा माहिर रहेंगे।
मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी बात सुनने के लिए आते, दवा के लिए नहीं। आपकी बात सुन के हम लोग अच्छा हो जाता, दवा बहुत ही कम देता। अब ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के अंदर मैंने बताया कि स्ट्रेस को डिफाइन करो। व्हाट इज एग्जैक्टली स्ट्रेस? ये क्यों हो रहा है? इज इट फिजिकल? इज इट मेंटल? इज इट इमोशनल? इज इट स्पिरिचुअल? ये चार को पहले डिफरेंशिएट करना से। अगर सपोज कोई भी फिजिकल इश्यू के वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहे तो इजीली हम समझो उसके इंस्पेक्शन, पल्केशन, परपेशन, ये सब हिस्ट्री टेकिंग में से हमको जो क्लिनिक में हमने पढ़े, तो अगर तुम्हारा तकवा है तो बहुत जल्दी उसके चेहरे से समझ में आती उसकी प्रॉब्लम क्या है। इज इट मेटाबॉलिक? इज इट इन्फेक्शियस? इज इट? ये चीज को हम बोले, उसको करके उसको तादील का अमल शुरू करो। क्या करो? तादील। अगर सपोज इनकी प्रॉब्लम साइकोसोमैटिक की वजह, अगर साइका का भी अगर फिजिकली ये शुरुआत है रियली, तो क्या करो, ऐसी पेशेंट को तादील का कंसेप्ट दिमाग में रखो। व्हाट इज तादील? इतिदाल में लेके आना बॉडी की मिजाज को। व्हाट इज तादील? मिजाज को लेके आना। मुअद्दिलात बोल सकते, आई एम कमिंग टू माई, मुअद्दिलात बोल सकते कि साइकिक की कंफ्यूजन मत। तो अगर सपोज द बॉडी में दूसरा कोई नहीं, फिजिकल इश्यूज के वजह से उसको साइकिक प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले तादील करो फिजिकली बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। उसकी एक ही लफ्ज याद रखो, तादील, या इतिदाली हालत में लेके आना, या नॉर्मलाइजेशन, या होम्योस्टैसिस लेवल में उसको बॉडी लाना। उसके लिए तुमको उसकी मिजाज जानना चलेगा, और जो चीज तुम दे रहे उसका भी मिजाज जान, बस काफी है, उससे आगे कुछ नहीं। तादील के लिए हार है, बारिद दो, बारिद है, हार दो, ये मैथमेटिक्स है, कंफ्यूजन नहीं। यूनानी में कभी कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए। अगर यूनानी में तुम कंफ्यूज हो रहे तो वापस नीचे जाओ एलकेजी यूकेजी में, फिर 1 × 1, 1+1 उसकी सब पढ़ के वापस आओ फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां से हमारा बेसिक सही नहीं है, किसी फॉर्मूला गलत जा रहा है। यूनानी को इल्जाम मत लगाओ, मैथमेटिक्स को इल्जाम मत लगाओ, मेरी फंडामेंटल सही नहीं है, एमएससी बीएससी मैथमेटिक्स है लेकिन पहले नहीं पढ़ रहे। तो टीचर को बोले सर मुझे 6 महीना 2 महीने थोड़ा से नीचे जाता हूँ, पुरानी कोई किताब है 10वीं का 9वीं का अलजिब्रा, वो सब चीज थोड़ा पढ़ के वापस आता हूँ। ये तुम लोग भी करना, ये मैं करते रहता भी, कल भी मैं पढ़ रहा हूँ कुलियात। कुलियात क्या पढ़ रहा था, उसमें एक अच्छे 1-2 पॉइंट और मिले तो पढ़ते रहते। अभी इसमें फिजिकली अगर इश्यू है तो तादील शुरू करो, फिजिकली सोमैटिक बेसिकली। तो 4 मिजाज जानना जरूरी है। अगर आपको 4 मिजाज नहीं मालूम, कम से कम 2 तो मिजाज के याद रख रहा था, तो ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक न करे जिंदगी में, या हिकमत में या तबाबत में। क्या गर्मी और सर्दी का तो कंसेप्ट कम से कम याद रखो, सर्दी और गर्मी का तो कंसेप्ट कम से कम याद रखो। ऐसा नहीं कि वो भी नहीं मालूम फिर मैं तादील कैसे करूं। अरे भाई तुम्हारे हाथ में एक चीज आया है, तुमको ये नहीं मालूम ये गर्म है क्या ठंडा है, तो ठंडे को कैसे गर्म करेंगे, गर्मी को कैसे ठंडा करेंगे, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो विच इज कोल्ड एंड विच इज हॉट। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, तुमको ये नहीं मालूम तुम्हारे हाथ की चीज जो शेई जो मादा वो गर्म है या ठंडा है। मैंने इनको बोला तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो तादील लाओ। मैं तादील कैसे लाऊं? अरे तादील लाने के लिए तुम्हारे हाथ में गर्म है कि याद रखो, ताकि फूक फूक के उसको ठंडा करे। अगर ठंडा है तो उसको गर्म करके गर्म करना, ये जानने के लिए तादील की अमल शुरू करने के लिए एटलीस्ट यू शुड नो फंडामेंटली फर्स्ट चीज क्या। और मर्ज के साथ में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहब ये फलाने फलाने डीसी से रहनुमाई फरमाइए। रहनुमाई हम हर चीज में रहनुमाई फरमा सकते। अब तुम बेहतरीन मुदब्बिर भी बन सकते, हकीम भी बन सकते। मुदब्बिर तब बन सकते तदाबीर बताए। अरे भाई वो मसला गर्मी का है, मसला सर्दी का है, मसला नमी का है, मसला खुश्की का है, बस उसका इलाज अपनी हिसाब से कर लो ना, हो गया तुम मुदब्बिर हो गए। तुम तदाबीर बता दी तो तुम मुदब्बिर हो गया। मैं समझता हकीम की जगह हम लोग की लकब में होना चाहिए मुदब्बिर, मुदब्बिर अजमल, मुदब्बिर अलाउद्दीन, मुदब्बिर दिलदार, यानी एक मुदब्बिर होना चाहिए। मतलब क्या चीज से वो तदबीर आती है, हर चीज का तदबीर है तुम्हारा पास।
हर चीज में हिकमत है बोलो। तो फिजिकली जो भी इश्यूज आते हैं उसको तादील का नेक्स्ट स्टेज जो आते हैं दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल स्टेज, यानी बुद्धि जिसको कहते हैं या हम लोग अक्लमंद कहते हैं, ये जिसके अंदर आईक्यू, इंटेलेक्चुअल, सोच, थॉट, ये सब चीज दिमाग से आता है। बलगम, बलगमी आजाय, मिजाज क्या है? गरम, सॉरी सर्द तर। सबसे ज्यादा वेव, सबसे ज्यादा असर पानी में होता है, हवा में भी होता है लेकिन पानी के अंदर वो चीज, क्योंकि आसाब और दिमाग की मिजाज बारिद रहता है। तो सबसे ज्यादा सोचने वाले, सबसे ज्यादा थिंकर्स, सबसे ज्यादा रिसर्चर्स, सबसे ज्यादा मतलब साइकिक इन नेचर, सबसे जल्दी जल्दी बदलने वाले, पानी कैसे जल्दी जल्दी, हवा जल्दी नहीं बदलता है, हवा का स्पीड बदल सकते हैं। तुम पानी को देखे क्या? पानी कितना जल्दी अपने रंग बदलता है, बू बदलता है, शक्ल बदलता है, कभी भाप बन के निकल जाते, कभी बर्फ बन जाते, कभी पी सकते हैं, कभी गंदा हो जाते, कभी जहर बन जाते, कभी रंगीन हो जाते, कभी सुनामी आ जाते, कभी शांत रहता है, कभी आदमी को उसको सिलाई मतलब पानी डालता है, कोई दरख्त के ऊपर सिंचाई करता है, कभी कोई चीज बनाना है मोल्डिंग की, उसमें थोड़ा सा नेमी ला के उसको कोई कोई समझो आप कोई ये बना रहे, मूर्ति बना रहे, तो भी पानी डालता है। कितना काम करता है वो, कितना अपने अपनी बॉडी की अपनी मिजाज और अपनी शक्ल सूरत बदल। दिस इज बेसिकली साइकिक इन नेचर लोग की एक क्वालिटी। सो बेसिकली बलगमी लोग जो रहते, दे आर मोर प्रोन टू साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर सबसे ज्यादा उसी की सबसे ज्यादा सोच में रहते। दे नीड फ्रीक्वेंट काउंसलिंग, क्योंकि उनको बार बार बोलना पड़ता है बाबा सोमैटिकली यू डोंट हैव एनी, तुम डर रहे, तुम डर रहे, तो वो सोच की वजह से। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, दिस काइंड ऑफ पीपल आर मोर। तो दैट इज अ सेकंड लेयर। वो इंटेलेक्चुअल लेयर है वो। जैसे अभी हम लोग लिखते हैं कि अभी बच्चे पैदा होने के बाद हम लोग लिखते हैं कि आईक्यू के हिसाब से हम लोग क्या लिखते हैं मालूम? डिलेड माइलस्टोन। जैसे डिसलेक्सिक बच्चे या डिलेड माइलस्टोन, या उसके अंदर लिखा रहता है कि बच्चे की अक्ल उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। दो चीज होते हैं इंसान के अंदर, एक होते हैं ग्रोथ और एक होते हैं डेवलपमेंट। एक होते हैं ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ मीन्स फिजिकल ग्रोथ, यानी स्ट्रक्चरल ग्रोथ, साख। एंड डेवलपमेंट मीन्स फंक्शनल ग्रोथ। एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है, ये दोनों एक साथ बढ़ना चाहिए। इंसान जब बढ़ता है तो एक साथ। कुछ बच्चे की हार्डवेयर मस्त हो जाते, इंसान की सॉफ्टवेयर ऐसा रहते, दिमाग कुछ दिमाग बहुत चलता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बहुत बटला है, गट्टा है या नाटा है या गिट्टा है, जो भी उसको साइज कम है, ये दोनों एक साथ उड़ना चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल एक इश्यूज जो है, इंटेलेक्चुअल दिमाग, दिमाग से जो रिलेटेड है वो साइकिक नेचर होने के बावजूद भी वो दोनों पहलू में जा सकते हैं। दे में था पीएचडी एंड एमफिल भी हो सकते हैं। किसके अंदर ज्यादातर एमफिल और पीएचडी यही लोग करता है, बलगमी लोग, और सबसे ज्यादा साइकिक और वसवसी लोग और ओसीडी लोग यही रहता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करो, ये प्रॉब्लम बलगमी के अंदर है क्या? ये इंटेलेक्चुअल इश्यूज है। अगर तो फिजिकली फिट है, अगर इंटेलेक्चुअली तुम्हारे आईक्यू कम है या तुम थोड़ा सा एक स्क्रू ढीला है, तो हम हमारे हिसाब से अरे यार थोड़ा सा अबनॉर्मल है, बोल नहीं सकते कि माँ बाप नजदीक है तो मेरे बच्चे अबनॉर्मल कैसे बोलेंगे? तो मेरा बच्चा तो एकदम स्मार्ट है लग रहा है मुझे। तो ये चीज हिसाब से भी हम असेसमेंट कर सकते हैं आईक्यू के हिसाब से। बाद में जो एक केस आता है कि इमोशनल, इमोशनल हैप्पीनेस, मूडी, डिप्रेशन, ये सब चीज की तय है, वो दिल से रिलेटेड है। यानी कि अफेक्शन, लव, हेट्रेड, गुस्सा करना, ये सब चीज दिमाग से कनेक्टेड है, दिल से कनेक्टेड है। आदमी की मतलब फीलिंग्स जिसको कहते हैं, एहसासात, दिमाग में एहसास नहीं रहता, दिमाग में खाली कैलकुलेशन रहता है, क्या 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 करना। दिल के अंदर एक एहसास होता है, एहसास की मरकज दिल है, सब चीज वैसे। इस
इसके अंदर जैसे अभी सेकंड लेयर में मैंने बोला इंटेलेक्चुअल इश्यूज अगर आते तो यूनानी की जो उसूल इलाज है वो सकीनात, वो हर सिस्टम वही इस्तेमाल करते हैं, मुसक्किनात एंड मुनव्विमात या हिप्नोटिक ड्रग्स। जैसे अभी हम लोग कोई नफ्सियाती डिजीज आए यूनानी में, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा दिमाग जाता है इक्सीर शिफा, असरोफिन, सुकून, जो रावल्फिया सरपेंडेना है जिसके अंदर असरोल है, वो मुनव्विम है, मुसक्किन है। उससे क्या होता है कि उसके आदमी नींद आ सकते है, उसकी थोड़ा सा एंग्जाइटी या उसकी जो दिमाग की वसवसी हालत में थोड़ा क्योंकि सो रहा है वो, तो उसको कुछ मालूम नहीं, तो कंट्रोल हो सकता है। तो मुनव्विम और मुसक्किन की उसूल इलाज इस्तेमाल करते हैं सेकेंड लेयर में, यानी कि आपकी अगर साइकोसोमैटिक इश्यू स्टार्ट हो रहा है दिमाग से, तो वो हिसाब से हम लोग क्या करें कि उसको सुकून में रखने के लिए मुनव्विम मुसक्किनात इस्तेमाल करें। थर्ड लेयर जिसको मैंने कहा है कि इमोशनल लेयर में अगर शुरू हुआ जो साइकोसोमा, वहीं से फीलिंग से धीरे धीरे फिर वो सोच समझ के डिप्रेशन में चले गया, जुनून में चले गया, पागल हो गया, या उसको कोई मतलब समझो डिप्रेशन, कोई प्यार मोहब्बत की जो दास्तान में वो ये हो गया, बाद में सोच सोच के पागल हो गया, दिमाग नींद नहीं आ रहा है, सब बाद में सेकेंडरी टर्स। शुरुआत कहाँ से हुआ, शुरुआत उसकी इमोशनल से, किसी ने उसको इमोशन से खेला है, किसी ने उसको इमोशन को धोखा दिया, तो वो फिर जाके इंटेलेक्चुअल में भी वो जाके सोमैटिक फिजिकली भी डिस्टर्ब हो सकते, नींद नहीं आ रहा है, भूख नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब चीज यहाँ हमारी इस्तेमाल होना चाहिए मुफरिहात, ट्रायंगुलाइजर, ट्रायंगुलिटी, क्या है ट्रायंगुलिटी। अब यूनानी वाहिद एक सिस्टम है, इतनी सारी ट्रायंगुलाइजर्स है यूनानी में, मुफरियात बाकी तिप में इतना परफेक्ट नहीं। जैसे हमारे इसमें क्या क्या है, हमारे इसमें मुफरी कल्ब से लेके अपने अंदर मुफरी याकूती है, मुफरी मुश्किन है, मुफरी शेख रईस, जैसे बहुत सारे खमीरा जात, जो दवाइल मिस के खमीरा अब्रेश मक्की मरशद वाला है, अर्क के खेवड़ा, यानी कि ज्यादातर खुशबूदार दवा से बनने वाली तमाम दवा मुफरी कल्ब है। जैसे अभी हम लोग ने कहीं स्पा में गया तो वहाँ एरोमा थेरेपी या कोई एसेंशियल ऑयल जो सूंघता है, वो टाइम पे आपके अंदर जो फीलिंग्स होता है, जो एहसास होता है आपको, दैट फीलिंग्स को क्या कहते हैं कि एक एक फरहत मिल रहा है आपसे। मैंने किसी से पूछा क्या फरहत मिल रहा है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि वो कैफियत है, वो कमियत नहीं। कमियत बोल सके तो कितना गुस्सा कर रहे जरा बताओ, तो कितना प्यार कर रहे हैं बताओ ना, तो हम लोग क्या बोले, मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना, इतना नहीं, इतना, फिर कितना, अरे फिर आखिर एक ही जवाब, मैं मेरे जान से ज्यादा तुमको प्यार करता हूँ, बस इससे ज्यादा क्या पैरामीटर दे सकते। अगर किसी ने खेला खाया, बोला अच्छा है, कितना अच्छा है, यू कांट से कितना अच्छा है, हाउ मच, नहीं बोल सकते। तो इमोशनल के अंदर मुफरियात इस्तेमाल कर, तो हम लोग ने अक्सर पढ़ा है कि यूनानी किताबों में क्या पढ़ा है, यूनानी किताबों में पढ़ा है कि अतर की दुकान में या स्प्रे की या खुशबू की दुकान में काम करने वालों को दिल की बीमारी कम होता है। वहां दिल के मुराद क्या मालूम, वहां दिल का मुराद फिजिकल या एनाटॉमिकल हार्ट नहीं है, जिसके अंदर वाल्व हो, आयोटा हो, ये सब नहीं, फोर चेम्बर। वहां तुम्हारी कैफियत का हार्ट है, यानी कि दैट इफेक्ट जो हमको मिलता है, फीलिंग्स, जैसे खुशबू सूंघने से आपको जो वाव फीलिंग होता है, वो तुम्हारी रूह के अंदर एक ताजगी पैदा कर सकता है, क्योंकि रूह का मरकज है कल्ब, वहां से बहुत सारी बीमारी शुरू हो जाते हैं रूह से। तो उसी हिसाब से हम लोग खुशबू लगाना, सूंघना, लाइट स्मेल, कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल भी है। जैसे कि आप आपको उल्टी हो रहा है, तो आप थोड़ा सा लेमन सूंघ के देखो, उल्टी बंद हो जाते, सफरा तादिल हो जाते। कभी अर्के केवड़ा, अर्के गुलाब, मुश्क, अंबर, जाफरान, ऊद, ये सब चीज हमने लिख के रखे, मुफरी कल्ब है। वहां जाके वो सूंघने से तुम्हारी वाल्व अच्छा नहीं होते, तुम्हारी कार्डियक मसल अच्छा नहीं होते, तुम्हारी ब्लॉकेज नहीं खुलता है, वहां सिर्फ तुमको फरहत मिलता है, ताकत मिलता है। वो ताकत से तुम, फरहत से तुम्हारे बॉडी के अंदर उसकी असर मिलता है। चालू करो।
एक लास्ट लेयर होता है कि स्पिरिचुअल लेयर, क्योंकि इसमें ये सबसे लतीफ है, मोस्ट सेटल लेयर है वो, सबसे लतीफ कहते हैं मोस्ट सेटल लेयर को. यू कैन डिफाइन इट, यू कैन मेजर इट, यू कैन सी इट, यू कैन वे इट. इसलिए उसको वो जो एस्पेक्ट है स्पिरिचुअल लेयर की जो एस्पेक्ट, उसमें जो बाबा लोग बात करते हैं स्पिरिचुअल या मिस्टिक लोग बातें करते हैं, तो वो कुछ लोग उसको मिस्टिक समझ के, साइंटिफिक नहीं है, दीज आर ऑल फिलोसॉफिकल थॉट, बल्कि उसको साइड में रखते हैं. उसके अंदर भी उसके पीछे या उसके नीचे की जो साइंस है, दैट साइंस इज एक्सट्रीमली सब एटॉमिक. वो इतना कैफियत है कि नॉर्मली हम डिस्कस नहीं कर सकते उतनी. तो पब्लिक डरता है टू टॉक अबाउट मिस्टिज्म, टू टॉक अबाउट तसव्वुफ की बात, उसको छोड़ो, वो सब ये फकीर लोग का काम है या पागल लोग का काम है, ये वो दूसरा, वो छोड़ो बोल देते. काय को छोड़ने का उसको. दैट इज द फोर्थ लेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्पिरिचुअलिज्म. वो डिफाइन नहीं कर सकते. यू कैन डिफाइन इट. दैट इज व्हाई यू कैन डिफाइन इट. दिस इज लाइक, जैसे अभी कल जो लेक्चर में योगा के टीचर मेडिटेशन और योगा के बारे में बोल रहा था, तो योगा करे तो ये होता है, ये होता है, ये होता है. योगा का कंसेप्ट इस्लाम में भी है. योगा यानी मेडिटेशन का मतलब नो माइंड नो बॉडी की एक हालत है वो. नो माइंड नो बॉडी यानी देयर इज नो स्पेस एंड टाइम. उतना एक्सट्रीम साइंस है वो. यानी कि देयर इज नो बॉडी, देयर इज नो माइंड. उस स्टेट को कहते हैं मेडिटेशन. अब हम नमाज पढ़ता है, उसमें भी वही चीज है ना, नो माइंड नो बॉडी. तुम बॉडी को सरेंडर नहीं किया, बॉडी को तुमने हिला रहे मूवमेंट, तो नमाज बातिल हो जाएंगी. एट द सेम टाइम योर बॉडी स्टेशनरी, यू आर डूइंग ए वेल योगा टाइप ऑफ नमाज, बट योर माइंड इज घूमिंग हियर एंड देयर, या तुम्हारी माइंड इधर इधर घूम रहा है, तो फिर वो नमाज के अंदर भी वो फोर लेयर के अंदर नहीं पहुंचते, उसके अंदर जा ही नहीं सकते. क्योंकि अनटिल एंड अनलेस नो माइंड नो बॉडी सिचुएशन में पहुंचना चाहिए. जब हम लोग पढ़े कि साहबी लोग के ताल्लुक से, साहबा जो नमाज पढ़ते या तराबी पढ़ते थे मैदान में, तो उनके कंधों पे जाके चिड़िया आके बैठता था और वो शिट करके चले जाता था, तो भी उनको समझ में नहीं आता था. क्योंकि उनका ना बॉडी है ना माइंड, दोनों जीरो पे, दोनों उतना इतिदाल पे. सो वो स्टेट अचीव करने के लिए, लाइक फिजिकली यू कैन इजीली अचीव बाय तादीलात, intellectual layer like hypnotic drugs, emotional layer by using tranquility, mufarihat. What about spiritual layer? हम वो उसको छोड़ नहीं सकते. एक हकीम बोले ये मेरा काम नहीं. अब तुम देखो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जैसे यूरोपियंस को उठा के देखो, कमाया, सब कुछ कर दिया, आखिर लोग क्या करते, कई साधु सन्यासी बैठ के या सब छोड़ छाड़ के घर बार छोड़ के चले जाते, क्योंकि उनको एक सुकून नहीं मिलता. एक गजल है, मैं आपको लोग को सुनाऊंगा इंशाल्लाह उसको. वो एक वो किसी अच्छे गजल है, इसमें शोहरत भी है, इज्जत भी है, दोस्त अहबाब भी है, फैमिली भी है, फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है कुछ तो कुछ मुझे कमी है कि जिंदगी में मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग आई अचीव्ड. एक 25 का, एक 25% का एक गैप, एक वैक्यूम दुनिया फील कर रहे. इसलिए आजकल दुनिया, आजकल एक बहुत एक हॉट केक है स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिज्म. इसकी सब डिस्कशन आजकल बहुत जोरों से चालू. उठा के देखो तुम, पहले नहीं था. पहले मिस्टिज्म, तसव्वुफ, ये रूमी, ये वगैरह सब एक आउट ऑफ फैशन था, क्योंकि पब्लिक उस तक नहीं पहुंच पाए. अब पब्लिक सब अचीव कर दिया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब फिट है. अब नाउ दे नीड ए 25% वेलबींग होना है. वो 25 भी अगर इंसान ने अचीव कर लिया तो 100% हो गया. फिर इंसान की अजमत, फिर इंसान की सोच, फिर इंसान की दर्जा एक अलग दर्जे में चले जाता अगर व्हेन यू अचीव दैट 25 ऑल्सो ऐसे इतिदाल में. इसलिए ये कहते हैं कि ये जो आयुर्वेदिक और ये जो पुरानी जो वैदिक ग्रंथों में कहते हैं, व्हेन यू अचीव दिस 4 लेयर इतिदाल में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, देन यू बिकम ए कल्प वृक्षा. कल्प वृक्षा मतलब तुम जो सोचे वो हो जाएंगे, उतना पावर आ जाएंगे तुम्हारे अंदर. कुछ तो फिजिकली नंबर 1 है, कुछ तो इंटेलेक्चुअली,
इमोशनली, बट स्पिरिचुअली 99% लोग भी पीछे। और इस दौर में मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस चीज को है, उसको सही करना। इसीलिए कहते हैं कि वो सूफी लोग कहते हैं ना, इबिन वक्त बनो, इबिन वक्त, डोंट गो फॉरवर्ड एंड डोंट गो बैकवर्ड। माजी में भी मत जाओ, मुस्तकबिल में भी मत जाओ, हाल में रहो। तो जितने भी हमारा साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है, हम हाल में न रहने की वजह से, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, शुरू हुआ साइकिक से, फिर सोच सोच के सोमैटिक, नींद नहीं आ रहा, फिर नींद नहीं आने से आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गई, फिर आपको पाइल शुरू हो गई। शुरुआत कहां से हो रही है, कल परसों के बारे में सोच के, या जो गुजरा हुआ दिन को सोच के डिप्रेशन में चले गए, नींद नहीं आ रही। तो जो सोमैटिक में इन्वॉल्व हुआ, उसका भी शुरुआत कहां से शुरू हो रहे हो, साइकिक नेचर। इसीलिए कि इन लोग ये दावा करते, ये जो मेडिटेशन वाले, योगा वाले, आदि योगा से लेके जितनी भी पतंजलि है, ये लोग कहते हैं कि सिर्फ योगा करने से सब कुछ हासिल होता है। हम ये कहते हैं यूनानी वाले, नहीं, सब कुछ नहीं है, इसमें 4 लेयर है। अब तुम उसमें कुछ ऐड भी मत करो, उससे लेके भी मत जाओ। जैसे इस्लाम मुकम्मल है, जैसे क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो या जुइजाइज्म हो, सब परफेक्ट चीज था इस दुनिया के, लेकिन कुछ लोग ने ऐड कर दिया, कुछ लोग उसमें से निकाल दिए, इसलिए वो उसके अंदर नुक्स आ गया, खालिस नहीं है। अब हम भी ये कहते हैं कि सिर्फ तुम मेडिटेशन से, सिर्फ दुआ से नहीं, उसके साथ में कुछ दवा भी चाहिए या कुछ काम भी चाहिए। अगर मेडिटेशन से सब कुछ दूर कर सकते हैं, तो फिजिकली जो इश्यूज होता है वो नहीं दूर कर सकते। जैसे कोई तफरुक है, कोई तोड़ फोड़ है, या कोई डिफॉर्मिटी है, या कोई मादी तौर पे कोई इश्यूज आ गया, या आपको कोई फूड पॉइजनिंग हो गया, या आपके अंदर कोई डायबिटिक, या आपके अंदर कोई मेटाबॉलिक चेंजेस आ गया उल्टा सीधा खाने से, उससे आप मेडिटेट करके सही नहीं कर सकते, आप योगा करके सही नहीं कर सकते। ये नहीं कि सब कुछ ट्रीटमेंट योगा में है, नो डाउट 25% ट्रीटमेंट, 25% इज इन इमोशनल स्टेज में, 25 इन इंटेलेक्चुअल में, एंड 25 इन फिजिकल। हम लोग तबीब कहां बने, हम तबीब बने, फिजिशियन बने, फिजिकल बॉडी को सही करते हैं हम लोग। 75% हमने पढ़ा ही नहीं। अब मैं क्या करता हूं, मेरे क्लिनिक में मैं सबसे ज्यादा, मेरी जबान चलता है, दवा कम। मैं इंसान की इंटेलेक्चुअल और इमोशनल में खेलता हूँ, 2 लेयर में, और एक 1% फिजिकली दवा देता हूँ। अभी धीरे धीरे स्पिरिचुअल लेयर में जाएंगे, बाबागिरी करेंगे फ्यूचर में, अगर हमारे ऊपर उनको इतना कॉन्फिडेंट और है, हमारी जो कैफियत इतना परफेक्ट हो गए, तो 60-70 के हम लोग वो भी स्टार्ट करेंगे, तो परफेक्ट हो गया। जिसको दवा चाहिए दवा, जिसको नसीहत चाहिए, जिसको काउंसलिंग चाहिए काउंसलिंग, जिसको फरहत चाहिए फरहत, जिसको स्पिरिचुअलिज्म चाहिए स्पिरिचुअलिज्म। तो हम लोग क्या करते, जितने भी यूनानी के अंदर हमारी पढ़ने की स्टाइल, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, मेलंकोलिक डिसऑर्डर या सौदावी अमराज, रद्दी, बईदुल इलाज, जल्दी न इलाज होने वाले एक जिसमें एक ग्रुप बना के रख दिए, जैसे हमने सरतान लिखा वैसे, जैसे मुसफियात लिखते स्किन डिजीज। सौदावी मर्ज अगर उठा के देखो, अगर सौदावी मर्ज अगर हमने पढ़ के रखी, 25% सौदा से हो सकता है, लेकिन 99% मेलंकोलिक, ये हर चीज सौदा से नहीं। सौदा का मिजाज क्या है, सर्द खुश्क, इंट्रोवर्टेड, सॉलिड है, वो स्टेबिलिटी है, हरकत नहीं, कभी एक्स्ट्रोवर्टेड नहीं होता। अभी अपने पास कोई आके पेशेंट गड़गड़ 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 गड़ चिल्ला रहे, अपने हमको ऐसा लग रहा है साइकिक है, नो डाउट। बातें चालू चालू चालू, मुंह बंद नहीं हो रहा, इधर की बात कर यार, ये तो गया, इसको हम कैसे सौदा बोलेंगे। इसमें तो ज्यादातर हरकत ही है, इसमें ज्यादा हरकत ही है। इसको सुकून की, ये हरारत से गड़बड़ कर रहा है, तो हरारत से भी साइकिक इश्यूज हो सकते हैं, उसको बोलते हैं एंग्जाइटी। जो बुरूदत है, जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं, जिसको हम पढ़ के रखे सौदावी मर्ज मेलंकोलिक, दैट इज कम्स अंडर सौदा। दोनों का उसूल इलाज अलग है। सौदा को मुस्सिल के तरीके से भी करना पड़ेंगे, कि इतना जमाने से उसके अंदर जमा हुआ गैर तबई अखलात है जो सौदा के शक्ल में, उसको मुंजिज मुस्सिल देने के बाद में गरम तर दवा दो, यानी कि सौदा का ऑपोजिट जो भी हो, यानी कि मुफरिहात,
दमी मिजाज को हम मुफरिह भी बोल सकते हैं। तो सौदावी मिजाज को, सर्द खुश्क मिजाज को अगर आपको ट्रीट करना है साइकोसोमैटिक, तो उसके ऑपोजिट मिजाज क्या है? गर्म तर, खून बढ़ने वाली तमाम दवा से सौदावी मर्ज सही हो सकते हैं। उसको मुसक्किनात मत दो, उसको सुकून में मत लेके जाओ, ऑलरेडी सुकून में। सुकून चाहिए एंग्जाइटी वाले लोग को, साइजोफ्रेनिक लोग को, मैनिया लोग को, तोड़ फोड़ करते हैं, हाइपर एक्टिविटी वाले, उनको सुकून चाहिए। उनको तुम इक्सिर शिफा दो, उनको तुम मुनव्विम दो। सो इसको डिफ्रेंशिएट करो दो में। अभी इजी डिफ्रेंशिएट करने, गर्म और ठंडक में डिफ्रेंशिएट। सौदावी में है सपोज ठंडे टाइप की, तो उसमें मुफरियात इस्तेमाल किया करो, जो मेलंगोलिक में मुफरी याकूती, मुफरी शेखुर रईस, मुफरी मुश्किल, कुछ मरजान जरवाला, कुछ यशब, कुछ याकूत, कुछ अकी, बहुत सारे कुछ जाते मुफरी कल की तरफ से तुम इस्तेमाल कर सकते हो। हर के गाँव जबान सौदावी में बेस्ट है, खमीरा गाँव जबान सौदावी में बेस्ट है, क्योंकि गर्म तर होने चाहिए। अंगूरी जो गर्म तर, मोमियाई गर्म तर, ये सब चीज सौदावी मर्ज में इस्तेमाल कर सकते। शरबत बनफशा है, शरबत नीलोफर है, सब सर मतलब थोड़ा सा रुतूबत पीला। माहौल जबन बेहतरीन है सौदावी मर्ज के लिए। लेकिन अगर इसके साथ में नींद की अगर कमी बता रहे तो आप मुनव्विम के तौर पे इक्सिर शिफा, कुर्स मुसक्किन ये दे सकते हैं। ज्यादातर सफरावी डिजीज जो एंग्जाइटी रिलेटेड होता है, जो साइकोसोमैटिक के अंदर सफरावी, जैसे आईबीएस है, एंग्जाइटी है, ओसीडी है, ये सब चीज के लिए सबसे बेस्ट है ठंडा दवा। ठंडे में बेस्ट सर्द खुश्क, सर्द तर भी है, सर्द खुश्क भी है। उसमें अव्वल नंबर जवारी शाही, शरबत अहमद शाही, जवारी शामला भी दे सकते, शरबत दीनार, शरबत खसखस, लोगों के खसखस, जो भी खसखस की कंटेंट, और जहां आपको जो उसके अंदर जो पेशेंट आता है, ये सर्द खुश्क मुनव्विम के हिसाब से जो भी अफ्यून से रिलेटेड कंटेंट है वो भी दे सकते। फंडामेंटली क्लासिफाई क्या करो, ज्यादा नहीं कैफियत करो। अभी किसी ने पूछा कि बच्चे की साइकिक इश्यूज को कैसे दूर, बच्चे के अंदर जो लॉकडाउन के वजह से एक जगह पे जो बैठे बैठे बच्चे दोस्त लोग से नहीं मिल पा रहे, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, सोशल कमिटमेंट नहीं हो रहा, घर पे बैठे बैठे घर पे माँ बाप से भी परेशान है, वो चिल्लाते रहते हैं, उससे भी परेशान है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो दूर करने के लिए राइट नाउ एक तो फिजिकली खेलने को, अभी लॉकडाउन है, खेलने कूदने की अगर कुछ एक दो घंटा उसको भेज दिया था तो एक 50% उसको रिलैक्सेशन मिलता है, मोबाइल में नहीं, बाहर फिजिकली खेलने से। कभी कभी बच्चे बोल रहे मुझे ये खाना, ये एक थोड़ा सा तफरीह उसको भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे बेसिकली बच्चे के अंदर रुतूबत का गलबा रहते हैं। बच्चे में एक जबरदस्त इम्पैक्ट किए बगैर वो क्या नहीं होते, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट नहीं करते, समझा? क्योंकि बच्चे के अंदर रुतूबत के साथ हरारत भी रहती, तो रुतूबत की वजह से बच्चे थोड़ा सा सोचता है। तो कुछ बच्चे को इस्लामिक काउंसलिंग बहुत जरूरी है, थोड़ा इस्लाम से उसको काउंसलिंग किया करो। अगर साइंस से काउंसलिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा इस्लाम से थोड़ा डराने की कोशिश, बच्चे डराएंगे तभी बच्चे सीधा बढ़ता है। जवानी में शिन्ने शबाब में डरा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो इंगुलाब की एक एज है, वो सब चीज को तोड़ देगी। तो कभी कभी बच्चा नहीं पकड़, थोड़ा इस्लामिक कॉन्सेप्ट एंगल से उस कॉन्टेस्ट से उसको डील करो। तो ये चीज याद रखो। अभी किसी ने बताया कि ये जो दौर है, एक्चुअली ये दौर सफरावी दौर है। जैसे मैंने बताया था कुली तौर पे, फिजिक्स के हिसाब से बिग बैंग वहदानियत से एक चीज था, टूट के फिर वो बिखरते बिखरते फैलते फैलते जा रहे। तो साइंस ने ऑलरेडी प्रूव कर चुकी। अभी सॉलिड को अगर गर्म किया जाए तो क्या हो जाएंगे, वो लिक्विड हो जाएंगे। लिक्विड को अगर गर्म कर दिया जाए तो हवा बन जाए। हवा को अगर गर्म कर दिया जाए तो प्लाज्मा या आग में कन्वर्ट हो जाएंगे, सफरा में, यानी आयनाइज्ड स्टेट ऑफ गैस, यानी दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज चार्ज्ड गैस।
चार्ज्ड पार्टिकल की, चार्ज्ड गैस की दौर में हम, हर चीज फास्ट है, हर चीज फास्ट। अब उसकी ये लास्ट है, आग एक बार मैक्सिमम बुझ जल गया, आग के आगे कुछ नहीं, आग क्या से वो बुझना है, फिर वो खाक इख्तियार करना है, यानी कि एक सर्कल खत्म हो रहा है हमारी लाइफ का। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मैं ये कोशिश इसलिए की कि एक ओवरऑल पिक्चर दिया मैं, ये नहीं कि मैं तुम इसके लिए क्या दूं, इसके लिए क्या दूं, वो सब बाद में अपन डिस्कस करेंगे, लेक्चर्स पे लेक्चर्स आएंगी कौन सी दवा किसमें देना है। जब तक आपकी जो ऑटिज्म कम्स अंडर विच कैटेगरी, ऑटिज्म बेसिकली, ऑटिज्म सब चीज के अंदर एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के एक चीज में हम डाल सकते हैं इसके अंदर एक्चुअली डेवलप, क्योंकि वो हॉर्मोनल है वो एक्चुअली। ऑटिज्म की जो नेचर देखे कि ऑटिज्म के बच्चे के अंदर कुछ चीज परफेक्ट रहते हैं। ऑटिज्म के बच्चे जो है ना, उनकी जो पैदा होते ही ऑटिज्म के बच्चे को चेहरे से समझ में आएंगे। बच्चे को, ऑटिज्म के बच्चे कैसे रहते हैं मालूम, उसकी आंखें भी एकदम मून शेप रहते हैं, मुंह भी ऐसा, वो फर्स्ट लुक में समझ में आते बच्चा ऑटिज्म है। वो 3 मंथ 4 मंथ होने की जरूरत नहीं, उनकी गर्दन जल्दी स्ट्रेट नहीं होते 4 महीने के अंदर। लेकिन ऑटिज्म के अंदर थायराइड डिस्फंक्शन होता है ऑटिज्म के अंदर सॉरी ऑटिज्म के अंदर बेसिकली बच्चे बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं ऑटिज्म के। और इंटेलिजेंस का मुराद, जिस घर को साफ रखता है वो, अपनी कपड़ा, अपनी स्टाइल, साफ सफाई, सब चीज को सिस्टमैटिक चाहिए। फलाने दिन मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसको दिखाना है, उसको देखना है, मेरी वो चीज उसको बार बार उसको देना है, तो वो एक हिसाब से परफेक्ट रहते। कुछ बच्चे जो रहते हैं कि सीपी सेरेब्रल पाल्सी, बच्चे ऐसे पड़े रहते बिस्तर पे, ऐसा रहते, लेकिन वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं। अगर बेल भी मारा तो बच्चे को माने दूध वाला है क्या, माँ है क्या, बच्चा आया है क्या, वो आंचल देख के, पैर के आंचल देख के बच्चे स्कूल से सब उनको दिमाग से वो बता देंगे कौन आया कौन गया। तो अलग अलग दर्जे में अलग अलग स्टाइल में होते हैं। ऑटिज्म के अंदर बेसिकली हमको दिमाग के अंदर तकवीत देने वाली दवा की जरूरत पड़ती, बाकी कई जगह पे उसकी कमी नहीं रहती। तो जहीन भी अच्छा है उसके लिए, सबसे बेस्ट है ऑटिज्म के लिए रोगन अक्रूट। रोगन अक्रूट बेसिकली रिच इन ओमेगा, मेरे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा चलता है वो ये, क्योंकि जो बच्चे डिलेड माइलस्टोन है, बात नहीं करता, चल रहा नहीं, घूम रहा नहीं, मुंडी परफेक्ट नहीं हुआ, बहुत रस आपके पास है बच्चे, अपने को अच्छा भी लगता है ना, तो मेरा बच्चा बात नहीं करता था, अभी बात किया, गाना गा रहा है, चलता नहीं था, चलने लगा, बैठता नहीं था, आपने वो जो तेल दिए थे दूध में मिक्स करके, रोगन अक्रूट 10 कतरा सुबह शाम, वेरी वेरी इफेक्टिव है वो, बादाम से ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा बहुत हाई रिच इन ओमेगा 3 इसके अंदर। उसको तुम रोगन शरबत उन्नाब में मिक्स करके दो। ऑटिज्म के लिए शरबत उन्नाब भी ग्रोथ को बढ़ाता है, शरबत उन्नाब में तुम वो मिक्स करके दो, कौन सी, रोगन अखरोट मिक्स करके दो। दूसरा किसी ने कोई सवाल अभी पूछा, अरबी उर्दू में कुछ टाइप करके मैं पढ़ते पढ़ते चले How गए। to improve our taqwa? तकवा यू शुड वी विल हैव अ लेक्चर, a nice lecture regarding that। उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या मालूम, इबिन वक्त बनो। क्या है इबिन वक्त, इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं, सबके पास है चीज वो ऑलरेडी, जब से अल्लाह ने बना के भेजे सबके पास तकवा है, हमने जाहिल कर दिया, बनाने की चीज नहीं है तकवा, उसको वापस लाना है वो, वही तकवा। मुत्तकी बनने की जरूरत नहीं, वी आर ऑल मुत्तकी, दुनिया में हर आदमी मुत्तकी है। सेरेब्रल पाल्सी में अच्छा रिजल्ट है रोगन अक्रूट। याद रखो, हम लोग पैदा हुए हैं तकवे के साथ, सबसे ज्यादा मुत्तकी बच्चे रहते हैं, क्योंकि वो हाल में रहता है वो, इसे बोलते हैं बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इनोसेंट रहते। जैसे जैसे बच्चा बढ़ते रहते, दुनिया उसके सामने दिमाग में बहुत कुछ अनवांटेड चीज डाल के दे देती, तो उसकी तकवा कम हो जाती। तो बच्चा बन जाओ, वापस वापस बच्चा बनो, सबसे बेहतरीन तरीका तकवा का, जो सामने उसी के ऊपर चीज जी के देखो, दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ इम्प्रूविंग।
बिन वक्त बन मेरी बचपना सबसे बेस्ट, क्योंकि वो एंजॉय किया, वो क्योंकि वो जिया, वो जी लाइफ ये जिया नहीं कोई किसी। अस्सलाम वालेकुम मुफरी सर। मुश्किन आपकी फेवरेट? मुफरी मुश्किन बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे को एग्जाम के टाइम के लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इधर इधर भटक रहा है दिमाग, तो मुनव्विम दवा देते। दिमाग इधर इधर भटकने की वजह से दिमाग में अगर कमजोरी, तो हम लोग बोलते हैं ब्रह्मी 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 शंग पुष्प। ब्रह्मी क्या करते? ब्रह्मी किसी की दिमाग नहीं बढ़ाता है। ब्रह्मी मुनव्विम और मुसक्किन है, वो तुम्हारी कंसंट्रेशन, तुम्हारी तकवा बढ़ाता है, बस खलास। बाकी तुम्हारी ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन बढ़ाता है, तुम्हारी ब्रेन नहीं बढ़ाता है वो। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर एक मिनट है डॉक्टर साहब, सुनना, एक मिनट, बीच में कॉल है, बोलिए डॉक्टर साहब। क्या क्या कौन बोला? आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। 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 हाँ बोल। हाँ बोलिए। सर अभी ये यूनानी में लाइक लोग बहुत काम कर रहे हैं, आपकी एकेडमी बहुत काम कर रही है, आप भी बहुत हेल्प कर रहे हैं सर। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, यूनानी का सर लिटरेचर हिंदी या इंग्लिश में सर कन्वर्ट नहीं हो सकता है सर? बिकॉज इससे यूनानी को बहुत हेल्प मिलेगा, लाइक लोग जानेंगे इसके बारे में। इट इज़ टोटली इन उर्दू, तो फिर अवेयरनेस नहीं हो पाती है। बाकी जो नॉन मुस्लिम्स है, ये नॉन उर्दू रीडर्स है, उनके बीच में आम नहीं हो पा रही है यूनानी। तो धीरे धीरे इसका अवेयरनेस खत्म हो रहा है, लोग जान नहीं पा रहे हैं। जैसे आयुर्वेद में अभी उन लोगों ने कन्वर्ट किया हिंदी में और इंग्लिश में, तो आम है। और मुस्लिम्स भी पढ़ने जाते हैं, एवरी रिलीजन के लोग जाते हैं, तो वो ग्रोथ उनका फास्ट हो रहा है। और हमारा ग्रोथ सर एक लिमिटेड जगह पे बंद हो गया है। तो इसके बारे में कुछ हो नहीं सकता है सर? डॉक्टर कहकशा, आपने बहुत सही बताया, कि आप याद रखो, एक बार जब हम लोग की जो सिलेबस के ताल्लुक से हमने किताब को ट्रांसलेट करने की, जो हमारे हुक्मान असातिज़ा ने बहुत डिस्कशन किए थे, तो सीसीएम वाले बहुत सारे अच्छे अच्छे हुक्मा ने इसकी सख्त खिलाफ ये था कि अगर हमने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, ये दूसरे कौम तक पहुंच जाएंगे और हमारे हाथ से निकल जाएंगे, ये सोच के इसको उर्दू में महदूद रखे, उर्दू में ही पढ़ो, उर्दू में ही लिखो, उर्दू हमारी जबान बोल के ये रख दिया। क्योंकि ये साइंस भी है, ये तहजीब के साथ साथ एक साइंस भी। इसलिए हम लोग की ये जो सिस्टम है, हमारी ये जो पेदी को एक मुख्तसर कर दिया कि दुनिया के सामने पेश नहीं कर पाया, बचा कुछ अरबी में और बचा कुछ पर्शियन लैंग्वेज में। इसीलिए इसके अंदर एक एक तासुब परस्ती भी आ गए। अभी तुम्हारी उर्दू वाले तुम जाने तुम बोल के धीरे धीरे आयुष के अंदर से भी यूनानी को धीरे धीरे निकाल दिया। अभी हमको जोड़ दिया सिद्धा के साथ, बाद में अपन बाहर निकलेंगे, उसके बाद में लात मार के निकाल देंगे। यानी धीरे धीरे हमारी पहचान इस तरफ भी खत्म हो रहा। अभी थोड़ा बहुत हमारी पहचान सिर्फ आयुष के वजह से हुआ। अगर आयुष नहीं रहा तो आपने जो जो बताया, जो डर, ये बहुत सही है आपने। अगर आयुष नहीं रहा तो यूनानी कब का चले गया होता। क्योंकि प्रैक्टिस भी तो मॉडर्न कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज तिब्बिया कॉलेज से नाम से तिब्बिया कॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिस तो कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन, नो। और पुराने हकीम को तो हमने पले से भगा दिया। ये नीम हकीम बोल के थोड़ा बहुत हिकमत करता तो वो भी खत्म हो गया था। अभी लिटरेचर्स है, बहुत सारे लिटरेचर है जिसके, लेकिन जो दवा और उनकी जो लिटरेचर आजकल कम इस होने की वजह है कि ये हम ज्यादातर उर्दू में इसको प्रमोट कर रहे हैं, हिंदी में प्रमोट कर। डॉक्टर साहब सर, हिंदी में कोई किताब नहीं है क्या? उर्दू में कोई, वो उर्दू से बहुत लोग हटना नहीं चाह रहे। हम ये कह रहे बाबा, तुम अगर तकवे में रह के देखो, तुम है, तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे नीचे तुमको कोई खतरा नहीं किसी से। ये कहां से तुम्हारी ये सोच है? तुम्हारा खतरा तब है जब तुम उस काबिल नहीं है। तो कुरान ने भी बताया, जब तक अल्लाह एक बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक तुम्हारी ईमान में कोई बदलाव नहीं लाएंगे। हम उर्दू है ठीक है, लेकिन उर्दू में भी बहुत कुछ हम कर सकता, तो वो भी नहीं किया। वो भी हमने थीसिस सबमिट किया, लिटरेचर बनाया, रिसर्च बनाया, सब टीचर्स अपनी अपनी एकेडमिक लाइन को परफेक्ट के, सिस्टम को कोई चीज किसी ने भी हेल्प नहीं किया। कि सिस्टम को हेल्प से मुराद मेरा क्या है? ये सिस्टम जब तक पब्लिक यानी कि अवाम
इस्तेमाल नहीं करेंगे और फायदा मिला मुझे, तो हमको चाहिए ये अप्रिसिएशन फ्रॉम द पब्लिक, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट, नॉट फ्रॉम द वाह कम्युनिटी, नॉट फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी। हमको उनके तरफ से कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ पब्लिक की मरीज बोल रहे बस हमको यूनानी चाहिए, हमको इसके ऊपर ईमान है। जब तक हम इस चीज को वापस नहीं लाएंगे तब तक हम उसको कुछ नहीं कर सकते। लिटरेचर है ऑलरेडी, हम हरमस का भी इंग्लिश हिंदी में सब लिटरेचर है, उसका भी एक लिमिट है, उसमें भी हम लिटरेचर में रह जाएंगे। जब तक आप अमली तौर पे प्रैक्टिकली इस चीज को अवाम या आम नहीं करेंगे, यूनानी आम नहीं हो सकते। यूनानी खास 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 बन के, खास लोगों के हाथ में बन के आखिर मिट्टी में बन जाएंगे, खास बन जाएंगे। फिर दोस्त फातिमा क्या है वो क्वेश्चन बता। अस्सलाम सर। मुफरत दवा पस को निकालने के लिए किसी ने सवाल पूछा। मुफरत दवा के अंदर सबसे बेस्ट है संदल सुर्ख या फिटकरी, थोड़ा सा बॉईल करके बताशा टाइप की पाउडर बना के इसको लगाओ, या मुल्तानी मिट्टी, कोई भी। याद रखो ये सब नाम मत पूछो, इसे फंडामेंटल फिलोसफी क्या है। सर्द खुश्क कोई भी दवा आपकी पसल्स को खत्म करेंगी। सर्द खुश्क दवा, ये पूरी ब्रॉड आंसर हो गया, आपकी ऊपर है वो, ये नहीं कि कौन सी सर्द खुश्क। फातिमा हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर। फातिमा बोलिए। यस सर। सर हम फातिमा सर एक बेबी है सर 3 इयर्स का, उसके मदर मेरे पास लेके आई। कुछ उसके हस्बैंड की लड़ाई, ससुर जेठ, उन लोग की वजह से इतना एग्रेसिव हो गया 1 ईयर से कि वो अकेले कमरे में रहना पसंद करता, गुस्सा, और हर बच्चे से लड़ाई करता वो। तो ऐसे में एक साइकेट्रिक कंसल्टेशन बताए, वहाँ पर सेडेटिव दे रहे वो, तो वो मेरे पास रुजू हुए। तो मैंने समझी कि हम क्यों ना यूनानी, और मैं ऐसा बताया कि एटमॉस्फेयर चेंज करिए, थोड़ा सा माहौल चेंज करिए, और बच्चे को बाहर ज़्यादा खेलने का मौका दीजिए, और आप उनसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, ऐसा बताया मैं मदर को। गुड 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 गुड। एज ए मेडिसिन डॉक्टर, एज ए मेडिसिन उसको मुफरी मुश्किल, हरमस का नहीं हमदर्द का मुफरी मुश्किल बोल के कहते हैं, माजुन टाइप की, वो 15 ग्राम का, इसको मतलब समझे एक चने के बराबर सुबह शाम दो। यस सर। उसके साथ में कुर्स कुश्ता मरजान जर वाला, ब्रेन के लिए और वसवास ये सब चीज के लिए बेहतरीन है, कुर्स कुश्ता मरजान जर वाला 1 बीडी, और शरबत अहमद शाही 1 टीस्पून बीडी। ये इसको स्टार्ट करो, और जो डॉक्टर ने दिया होगा हाइपर एक्टिविटी के लिए धीरे धीरे उसको कट डाउन करते जाओ। अगर इनके शरबत अहमद शाही नहीं मिल रहा तो शरबत खसखस 1 टीस्पून ऐड करो।